पिछले वीडियो में हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट और उनके बीच का अंतर समझ लिया। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या डेवलपमेंट किसी नियम को फॉलो करता है या फिर हर बच्चे का विकास पूरी तरह से अलग अलग होता है? बच्चों का विकास कुछ निश्चित प्रिंसिपल्स का पालन करता है। यही सिद्धांत हमें बताता है कि विकास कैसे होता है, किस दिशा में होता है और किन फैक्टर्स से प्रभावित होता है। शायद यही कारण है कि ये आपके सिलेबस का अभिन्न पार्ट है। सीटेट में भी प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट से सीधे यानी तो इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए अब विकास के इन महत्वपूर्ण सिद्धांतों को एक एक करके आसान एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। तो नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है शरद कुमार और स्वागत है आप सबका प्रोफेसर ऑफ एनजीटी में। सबसे पहला प्रिंसिपल है डेवलपमेंट इज़ कंटिन्यूअस। विकास एक सतत प्रक्रिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि विकास कोई ऐसी चीज़ नहीं कि अचानक से हो जाए। जैसे कि बच्चा रात को सोए और सुबह उठकर वो देखता है कि वो पूरी तरीके से बदल चुका है, तो ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। विकास धीरे धीरे, लगातार और क्रमबद्ध तरीके से होता है। ये कॉन्सेप्शन से लेकर डेथ तक चलने वाली प्रक्रिया है, वूम टू टूम। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है उसी समय से इसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है और ये प्रक्रिया जीवन भर तक चलती रहती है। इन्फेंसी से लेकर चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड, ओल्ड एज, हर अवस्था में किसी न किसी रूप में डेवलपमेंट होता रहता है। इसीलिए इसे हम कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कहते हैं। ध्यान देने योग्य ये बात है कि कॉन्टिन्यूस का ये मतलब नहीं कि डेवलपमेंट की स्पीड हमेशा एक जैसी रहेगी। कभी डेवलपमेंट तेज होता है, कभी धीमे, लेकिन यह रुकता नहीं है। और यही बात सीटेट में अक्सर पूछी जाती है। इसको ऐसे याद रखो, डेवलपमेंट इज अ जर्नी नॉट एन इवेंट। अब आते हैं विकास के दूसरे सिद्धांत पर, जो कि है डेवलपमेंट फॉलोज अ डेफिनेट पैटर्न या फिर सीक्वेंस। इसका मतलब है कि बच्चों के विकास की गति अलग हो सकती है, लेकिन जो क्रम है, सीक्वेंस है, लगभग समान होता है। यानी कोई बच्चा जल्दी सीख सकता है और कोई थोड़ा देर से सीख सकता है, लेकिन जो सीखने का क्रम है, पैटर्न है, वो नहीं बदलता। सोचो, क्या कोई बच्चा सीधा दौड़ना सीख सकता है? नहीं ना। वह पहले बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, फिर चलता है, उसके बाद फाइनली दौड़ता है। यानी डेवलपमेंट एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ता है। सेम एग्जाम्पल हम लैंग्वेज डेवलपमेंट का ले सकते हैं। डेवलपमेंट की जो स्पीड है वो अलग हो सकती है, लेकिन जो सीक्वेंस होगा वो सिमिलर होगा। अभी हमने पढ़ा कि विकास एक निश्चित क्रम यानी कि डेफिनेट सीक्वेंस का पालन करता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो क्रम है, जो सीक्वेंस है, वो होता क्या है? तो बाल विकास में दो बहुत महत्वपूर्ण दिशाएं बताई गई है, जिसमें से सबसे पहला है सिफालोकॉर्डल प्रिंसिपल और दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल। सबसे पहले समझते हैं सिफालोकॉर्डल प्रिंसिपल को। तो रटने की नीड नहीं है, इसको ब्रेक डाउन करके समझोगे तो बहुत आसानी से समझ सकते हो। जो सिफालोकॉर्डल वर्ड है वो दो ग्रीक या फिर लैटिन शब्दों के मेल से बना है। पहला है सेफालो, जिसका मतलब होता है हेड, सिर, और दूसरा है कॉर्डल, उसका मतलब होता है टेल, फीट या फिर पैर की दिशा। यानी दोनों को हम मिला दें तो क्या बनेगा? हेड टू टो, सिर से पैर की ओर विकास। तो बिल्कुल इसके नाम से हम समझ सकते हैं। इस प्रिंसिपल के अनुसार बच्चे के शरीर पे जो नियंत्रण होता है वो सबसे ऊपर पहले होता है और फिर बाद में नीचे की ओर विकसित होता जाता है। यानी बच्चा सबसे पहले अपने सर पर नियंत्रण प्राप्त करता है और उसके बाद फिर जो धड़ है, इसको ट्रंक बोलते हैं, और सबसे अंत में उसके लेग्स पे। इसी प्रिंसिपल को हम कहते हैं सिफालोकॉर्डल प्रिंसिपल। जन्म के बाद बच्चा सबसे पहले हेड कंट्रोल करना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, यानी कि जो टॉर्सो है, धड़ है, उस पर नियंत्रण आता है। यहाँ पे बच्चा बैठना शुरू करता है, फिर क्रॉलिंग करता है, हाथ और पैरों को बेहतर कोऑर्डिनेट करने लगता है, फिर वॉकिंग करने लगता है, यानी कि लास्ट में पैरों का पूरा नियंत्रण आने के बाद बच्चा चलना सीखता है। इसको हम इस फोटो के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पे जो कंपैरेटिव ग्रोथ रेट्स है, ये बताता है कि शरीर के सभी भाग एक ही गति से विकसित नहीं होते। शुरुआती जीवन में जो है या इन्फेंसी में हेड सबसे ज़्यादा ग्रो होता है, उसके बाद ट्रंक यानी कि धड़ का विकास होता है, और बाद में हाथ और पैर, जिसको हम लिम्स कहते हैं, अपेक्षाकृत बाद में विकसित होते हैं। इसीलिए नवजात शिशु का सिर
उसके शरीर की तुलना में काफ़ी बड़ा दिखाई देता है। लेकिन जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, उसके हाथ और पैर तेज़ी से विकसित होने लगते हैं और शरीर का जो अनुपात है, बॉडी प्रोपोर्शन रेशियो, वो बदल जाता है। और कोशिश करो कि सिफालोकॉर्डल प्रिंसिपल से याद करने का। होता क्या है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो उसका हिंदी अनुवाद मोस्टली गूगल ट्रांसलेट के थ्रू किया जाता है या फिर कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जाता है, और जितनी बार देखोगे अलग अलग ट्रांसलेशन मिलेगा। लेकिन इंग्लिश में आपको सिर्फ और सिर्फ सिफालोकॉर्डल प्रिंसिपल के नाम से आएगा। और सिफालोकॉर्डल को एक लाइन में याद करना है कि बच्चा पहले सिर संभालता है, फिर पूरी दुनिया को संभालता है। अब बात करते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल के बारे में। नाम थोड़ा मुश्किल लगता है लेकिन कॉन्सेप्ट ना बहुत आसान है। इसको समझ कर समझो तो बहुत आसान लगेगा। सेम प्रॉक्सिमो डिस्टल दो शब्दों के मेल से बना है। पहला है प्रॉक्सिमो और दूसरा है डिस्टल। प्रॉक्सिमो का मतलब होता है नियर और डिस्टल का मतलब होता है फार, यानी नियर टू फार, या फिर इसको हम कहते हैं सेंटर टू पेरिफेरी। हिंदी में क्या कहेंगे? केंद्र से बाहरी भागों की ओर को विकास को हम क्या कहेंगे? प्रॉक्सिमो डिस्टल। चलो इसको और आसान शब्दों में समझते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा का विकास पहले केंद्रीय भागों, यानी पहले क्या कहाँ होता है? सेंटर या कोर में होता है, और बाद में बाहरी अंगों के तरफ में होता है। पहले धड़ या फिर टॉर्सो पर नियंत्रण आता है, और फिर भुजाओं या पैरों पर, और फिर सबसे अंत में हाथों और उंगलियों पर वो कंट्रोल कर पाता है। देखो इसको इस फोटो से समझो। जो यहाँ पे एरो दिख रहा है ना, वो इस प्रिंसिपल को बताता है। इस फोटो में जो एरो है वो स्पाइन और टॉर्सो से बाहर की ओर जा रहे हैं। ये दिखाता है कि जो डेवलपमेंट है वो शरीर के केंद्र से हाथों और पैरों की तरफ बढ़ता है। इस प्रिंसिपल में बच्चा सबसे पहले ट्रंक कंट्रोल करता है, यानी कि शरीर के मध्य भाग पे नियंत्रण विकसित करता है, फिर आर्म और लेग को कंट्रोल करता है, और इसके बाद चीज़ों को पकड़ना और हाथ बढ़ाना सीखता है, और अंत में उंगलियों पे फाइन कंट्रोल डेवलप होता है, जैसे कि पेंसिल पकड़ेगा, ड्राइंग करेगा, शर्ट के बटन लगा सकेगा। इस चीज़ को यहाँ पे इस फोटो के माध्यम से समझ सकते हो। जब बच्चा छोटा होता है ना, तो खिलौना को पकड़ने के लिए पूरा हाथ लगाता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है तो वो सिर्फ उंगली के मदद से छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ना शुरू कर देता है। और यहाँ पे जो ग्राफ है वो बताता है कि इन्फेंसी में जो टोर्सो है या फिर धड़ है, उसका विकास सबसे पहले होता है, उसके बाद आर्म्स एंड लेग्स का, और उसके बाद हैंड्स एंड फीट का। अगर हम दोनों प्रिंसिपल को एक साथ समराइज करें या फिर ट्रिक से हम याद करें, तो अपने शरीर को इमेजिन करो और सबसे पहले समझो सिफालोकॉर्डल प्रिंसिपल को। यहाँ पे ऊपर से नीचे कंट्रोल आता है, यानी कि सबसे पहले हेड पे, फिर नेक पे, फिर ट्रंक पे, फिर लेग पे, यानी कि ऊपर से नीचे का प्रोसेस है। और प्रॉक्सिमो डिस्टल अंदर से बाहर, यानी कि सबसे पहले स्पाइन, फिर आर्म्स, फिर हैंड्स, और फिर फिंगर्स। अब आते हैं विकास के तीसरे सिद्धांत पर, जो है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल से स्पेसिफिक का क्या मतलब है? जनरल का मतलब है वैसा मूवमेंट्स जो ब्रॉड हो, जो बहुत बड़ा हो, अनियंत्रित हो, वैसी गतिविधियों को हम जनरल गतिविधि कहते हैं। स्पेसिफिक यानी सटीकता से नियंत्रित और पर्पसफुल गतिविधियों को हम बोलेंगे स्पेसिफिक गतिविधियाँ। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा पहले बड़ी और सामान्य गतिविधियाँ करता है, और फिर धीरे धीरे छोटी, सटीक, रिफाइंड और कंट्रोल के साथ गतिविधियों को करना सीखता है। जैसे छोटा बच्चा को पेंसिल दोगे तो वो पूरे हाथ को लगा के पेंसिल को पकड़ता है। जैसे धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता जाता है, वो पेन को फिंगर्स के साथ पकड़ना शुरू करता है। सरल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो बच्चा पहले मोटे तौर पे काम करना सीखता है, और फिर धीरे धीरे वही काम अधिक सटीकता और कुशलता के साथ करने लगता है। अब आते हैं विकास के चौथे और बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत पर। ये जो प्रिंसिपल है कि विकास केवल शरीर के बड़े होने से नहीं होता, और ना केवल पढ़ाने से होता है। जो डेवलपमेंट है उसके लिए मैच्योरेशन और लर्निंग दोनों आवश्यक होती है, और यहाँ पे मैच्योरेशन से हम बायोलॉजिकल मैच्योरेशन की बात कर रहे हैं। और लर्निंग का जो मतलब है, यहाँ पे लर्निंग का मतलब है कि व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन।
इसको एक आसान उदाहरण से समझो। साइकिल चलाने के लिए सबसे पहले बच्चे का शरीर संतुलन बनाने के लायक विकसित हो जाना चाहिए, उतना मजबूत हो जाना चाहिए कि बच्चा साइकिल के वेट को संभाल सके, बच्चा साइकिल को कंट्रोल कर सके। यही है मैच्योरेशन। लेकिन केवल बॉडी का तैयार होना काफ़ी नहीं है, उसको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, उसको सीखना भी पड़ेगा। यही है लर्निंग। तभी ना वो साइकिल चलाना सीख पाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है उसके लिए मैच्योरेशन और लर्निंग दोनों आवश्यक है। यहाँ पे जो मैच्योरेशन है उसको शारीरिक क्षमता देता है और जो लर्निंग है उस क्षमता को कौशल में बदल देता है। अब आते हैं विकास के पांचवें सिद्धांत पर, जो कि है इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, यानी कि हर बच्चा अलग होता है। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन सीटेड के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। मान लो आपकी क्लास में दो बच्चे पढ़ते हैं, दोनों का एज लगभग 8 साल है, लेकिन एक बच्चा फ्लुएंट रीडिंग कर लेता है और दूसरा बच्चा अभी भी धीरे धीरे वर्ड्स को पहचानना सीख रहा है और धीरे धीरे पढ़ता है वो। तो क्या दूसरा बच्चा कमज़ोर और असामान्य है? नहीं ना, बस दोनों की विकास की गति अलग है, सीखने की गति अलग है। यही इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। हर बच्चे का डेवलपमेंट यूनिक होता है। कोई जल्दी बोलना सीखता है, कोई जल्दी चलना सीख लेता है, कोई मैथ्स में अच्छा होता है, कोई ड्राइंग में अच्छा होता है। यानी सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। फिर से मैं याद दिला दूँ, स्पीड अलग हो सकती है लेकिन जो सीक्वेंस है वो सारों का सेम होगा। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर बच्चे की परिस्थिति अलग अलग होती है, जैसे हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, न्यूट्रिशन, हेल्थ या फिर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। इन सभी का प्रभाव डेवलपमेंट या फिर विकास पर पड़ता है। अब बात करते हैं विकास के छठे सिद्धांत पर, जो कहता है डेवलपमेंट इज़ होलिस्टिक या फिर इंटीग्रेटेड। यानी विकास को अलग अलग हिस्सों में या डोमेन्स में बांट कर नहीं देखा जा सकता। क्या आप कहोगे कि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट अलग चलता है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अलग तरीके से होता है, इमोशनल डेवलपमेंट अलग होता है, या फिर सोशल डेवलपमेंट अलग? नहीं ना, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और कॉम्प्लेक्स रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यहाँ पे हॉलिस्टिक का मतलब है समग्र विकास, जिसमें शामिल है फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, लैंग्वेज, स्पिरिचुअल, ईटीसी। इंटीग्रेटेड का मतलब है सभी जो डोमेन्स हैं, क्षेत्र हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। एक क्षेत्र में होने वाला विकास दूसरे क्षेत्र पर भी असर डालता है। मान लो आप क्लास में बच्चे को इमोशनली सिक्योर फील करवाते हो, तो उससे क्या होगा, उससे उसका क्लास में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्लास में वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगा, वो ज़्यादा दोस्त बनाएगा, वो ज़्यादा खुल के आपसे बात कर सकता है। यानी इमोशनल डेवलपमेंट सोशल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट को भी प्रभावित किया यहाँ पे। अब आते हैं विकास के सातवें सिद्धांत पर, और ये जो प्रिंसिपल है वो चाइल्ड डेवलपमेंट की सबसे पुरानी और सबसे प्रसिद्ध बहस में से एक है। ये बात करता है नेचर वर्सेस नर्चर के बारे में। यानी बच्चे का विकास ज़्यादा किससे होता है, वंशानुक्रम से या फिर वातावरण से। इसको एक बीज या फिर सीड के एग्जाम्पल से समझो। बीज में पेड़ बनने की क्षमता पहले से मौजूद होती है, यही हेरिडिटी है। और उस बीज को मिट्टी, पानी और धूप चाहिए, ये इन्वायरमेंट है। अच्छा बीज प्लस अच्छा वातावरण यानी कि स्वस्थ पेड़। वैसे ही गुड हेरिडिटी प्लस गुड इन्वायरमेंट इक्वल टू बेटर डेवलपमेंट। अब इसी कॉन्सेप्ट को इस फोटो के थ्रू समझो कि कैसे जो डेवलपमेंट है उस पर हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे देखोगे लेफ्ट तरफ है हेरिडिटी, जो बच्चे को उसके माता पिता से मिलता है डीएनए के थ्रू। वहाँ पे उसका हाइट, आँखों का रंग, इंटेलिजेंस की क्षमता, फिजिकल स्ट्रक्चर, स्किन कलर, ईटीसी मिलता है। और इसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल बोलेंगे। यानी कि बच्चे की संभावनाओं का जन्म होता है यहाँ पे। और दाईं तरफ देखो, यहाँ पे है इन्वायरमेंट। यहाँ पे फैमिली, स्कूल, फ्रेंड्स, कल्चर, न्यूट्रिशन, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, ईटीसी के बारे में बात करते हैं। ये वही फैक्टर है जो बच्चे को सीखने, बढ़ने और अपनी क्षमताओं को विकास करने के अवसर प्रदान करते हैं। जिस प्रकार एक पौधा को बढ़ने के लिए अच्छे बीज के साथ साथ पानी, धूप, मिट्टी, ईटीसी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार बच्चों के विकास के लिए हेरिडिटी और वातावरण दोनों इम्पॉर्टेंट होता है। अब आते हैं विकास के आठवें सिद्धांत पर, जो कहता है अर्ली डेवलपमेंट इज मोस्ट क्रिटिकल। यानी बच्चे के जीवन के शुरुआती वर्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं।
ऐसा क्यों? क्योंकि जीवन के शुरुआती साल में बच्चा का जो माइंड है, ब्रेन है, वो बहुत तेज़ी से विकास होता है। रिसर्च बताता है कि जन्म के बाद शुरुआती वर्षों में बच्चा का ब्रेन लाखों नए कनेक्शन बनाता है। इसी समय वो भाषा, व्यवहार, इमोशंस और लर्निंग के बुनियादी क्षमता को डेवलप करता है। अब सेंसिटिव पीरियड क्या होता है? सेंसिटिव पीरियड वो समय होता है जब बच्चा किसी विशेष कौशल को सीखने के लिए सबसे अधिक तैयार होता है। अगर इस समय को उसे सही अनुभव और अवसर मिल जाए तो उसका विकास बहुत बेहतर तरीके से होता है। जैसे एक बच्चा बचपन से लोगों के बीच रहता है, बातें सुनता है, बातचीत करता है, तो वो लैंग्वेज को आसानी से सीख लेता है। लेकिन अगर शुरुआत के वर्षों में उसको इनफ एक्सपोजर ना मिले तो फिर बाद में उसको लैंग्वेज सीखना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि 0 से 8 साल का बच्चा का विकास का नींव बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इस प्रिंसिपल का ये मतलब नहीं है कि बाद में सीखना असंभव है। इसका मतलब है कि शुरू का जो साल है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है बच्चे के लिए। अगर स्टेट में क्वेश्चन पूछा जाए कि बच्चे के विकास के सबसे सेंसिटिव पीरियड कौन सा है, तो उसका आंसर होगा अर्ली चाइल्डहुड या फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था। जितना मजबूत नींव उतना मजबूत विकास। अब बात करते हैं विकास के 9वें और अंतिम सिद्धांत पर, जो कि है डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल। यानी विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान, प्रिडिक्शन लगाया जा सकता है। यह कैसे पॉसिबल है? क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि विकास एक निश्चित क्रम का पालन करता है। जब हमें पता होता है कि बच्चा नेचुरली किस सीक्वेंस में विकसित होता है, तो हम आने वाले विकास का अनुमान लगा सकते हैं। जैसे अगर बच्चा अभी गर्दन संभालना सीख रहा है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो आगे चलकर बैठना सीखेगा, फिर खड़ा होगा, फिर चलना सीखेगा। प्रेडिक्टेबल का मतलब फिक्स नहीं होता है। ये नहीं होता कि बच्चा बिल्कुल 12वें महीने में चलेगा ही चलेगा। हाँ, कुछ बच्चे थोड़े जल्दी और कुछ बच्चे थोड़ा देर से चलना सीख सकते हैं, लेकिन विकास का जो पैटर्न है वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब हमने डेवलपमेंट के सभी 9 प्रिंसिपल को पढ़ लिए हैं। सीटेट एग्जाम से पहले पूरा चैप्टर्स रिवाइज करने के लिए बस इन 9 पॉइंट्स को समझ लो। सबसे पहला है डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस, यानी कि विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। दूसरा है डेफिनेट सीक्वेंस, ये बताता है कि स्पीड अलग हो सकता है लेकिन जो सीक्वेंस है वो लगभग समान होते हैं। तीसरा है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी बच्चा पहले मोटे तौर पे काम करता है, फिर धीरे धीरे उसमें सटीकता आती आती है। चौथा पॉइंट है डेवलपमेंट जो है वो मैच्योरेशन और लर्निंग का योग होता है। पांचवा पॉइंट बताता है कि हर बच्चा अलग होता है, सभी बच्चे की सीखने की गति या फिर विकास करने की गति एक जैसी नहीं होती। छठा पॉइंट बोलता है डेवलपमेंट इज होलिस्टिक, यानी विकास समग्र होता है। फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, लैंग्वेज ईटीसी सारे डेवलपमेंट्स आपस में इंटीग्रेटेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। सातवां पॉइंट बताता है कि विकास का हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का प्रभाव पड़ता है। जबकि आठवां पॉइंट बताता है बचपन के शुरुआती अनुभव पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। प्रारंभिक वर्ष सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। नौवां पॉइंट बताता है विकास का समान अनुमान लगाया जा सकता है क्योंकि विकास एक निश्चित क्रम का पालन करता है। अब देखते हैं सीटेट में इस टॉपिक से रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैं चाहूँगा कि आंसर देखने से पहले आप खुद सोचें। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ग्रोथ रिफर्स टू डैश चेंजेस वाइल डेवलपमेंट रिफर्स टू डैश चेंजेस, यानी वृद्धि किस प्रकार के परिवर्तनों को दर्शाती है और विकास किस प्रकार के परिवर्तनों को। ऑप्शंस है ए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ऑप्शन बी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, ऑप्शन सी फिजिकल एंड मेंटल, ऑप्शन डी कॉन्टिन्यूस एंड डिसकॉन्टिन्यूस। तो जो करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही, आपने सही उत्तर दिया है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमने वीडियो की शुरुआत में ही पढ़ा जो ग्रोथ है वो हाइट, वेट, साइज जैसे चेंजेस से जुड़ा हुआ होता है। इसमें नंबर्स में मेजर किया जा सकता है, इसीलिए ग्रोथ को क्वांटिटेटिव चेंजेस कहा जाता है। और डेवलपमेंट थिंकिंग, लैंग्वेज, इमोशंस, बिहेवियर और पर्सनालिटी में सुधार से जुड़ा हुआ होता है। इसको हम सेंटीमीटर
या फिर केजी में मेजर नहीं कर सकते। इसीलिए डेवलपमेंट को क्वालिटेटिव चेंजेस कहा जाता है। क्या आप इन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो? वीडियो को पॉज करो और आंसर बताओ।